Assalamu alaikum everyone. We are starting chapter 13 statistical data handling from B1. Let's start with the basic concepts. सबसे पहले statistics की बात करते हैं कि what is statistics. Statistics is a branch of mathematics related to collection, organization, analysis and interpretation of data. अब ये क्या है हमारे पास collection of data. सबसे पहले data की बात करते हैं. Data हमारे पास क्या है? Any useful information. कोई भी useful information, जैसे अगर आप स्कूल जाते हो एडमिशन के लिए, कॉलेज जाते हो, तो वहाँ पे भी आपका डाटा कलेक्ट किया जाता है. आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपके जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो भी प्रीवियस रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह हैं, वो सब. या अगर कहीं आप जॉब के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे सीवी या रेज्यूमे के फॉर्म में जो है वो आपका डाटा कलेक्ट किया जाता है. इसी तरह से गवर्नमेंट भी डाटा कलेक्ट करती है. जब सेंसस करवाती है, मरदमशुमारी होती है, तो उसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है. अच्छा, डाटा जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से कलेक्ट किया जाता है. ऑब्जर्वेशन के ज़रिए भी किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए भी किया जा सकता है, सर्वे होते हैं डोर टू डोर, या फिर टेलीफोनिक सर्वेज़ होते हैं, क्वेश्चनियर्स होते हैं, इंटरव्यू के ज़रिए मुख्तलिफ ज़रियों से हम डाटा कलेक्ट करते हैं. सवाल ये पैदा होता है कि हम ये मुख्तलिफ ज़राए से जो है वो डाटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, और डाटा को फिर ऑर्गेनाइज़ क्यों कर रहे हैं. डाटा को कलेक्ट किया जाता है क्योंकि डाटा इज़ यूज़फुल. जैसे स्कूल को आपका डाटा चाहिए ताकि उस बेस पे वो डिसीजन ले सके कि आपको एडमिशन देना है या नहीं, राइट. इसी तरह से कंपनी को आपका डाटा चाहिए ताकि उनको आपका प्रीवियस रिकॉर्ड पता चले, और फिर उन्हें ये पता चले कि आप उनके लिए एक एसेट साबित होंगे या नहीं, यानी उन्हें आपको जॉब देनी चाहिए या नहीं. इसी तरह से गवर्नमेंट भी डाटा कलेक्ट करती है कि उसे पता चले कि अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन में यूथ का क्या रेशो है, एडल्ट का क्या रेशो है, ठीक है. और डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है मुख्तलिफ फॉर्म्स में, जैसे टेबल्स की फॉर्म में या पाई चार्ट बार्स की फॉर्म में, जो आप देखें तो आसानी से उसको समझ सकें. और ये डाटा क्यों कलेक्ट किया जाता है वो मैंने आपको बताया. फिर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि ये ईजी टू अंडरस्टैंड हो, इस पर एनालिसिस करना आसान हो. इसका तज्जिया किया जाता है, इसको देखा जाता है, और फिर इसकी बुनियाद पे मुख्तलिफ रिजल्ट जो है वो इंटरप्रेट किए जाते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि कॉलेज डिसाइड कर लेता है कि भाई इन स्टूडेंट्स को एडमिशन देना है, और वो ज़्यादातर क्राइटेरिया यही होता है कि जिसके ग्रेड ज़्यादा बेहतर होते हैं. तो इस तरह से दैट इज़ द क्राइटेरिया. या जो है वो एम्प्लॉयर डिसाइड कर लेता है कि अच्छा भाई इस एम्प्लॉय का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो इनको जॉब देनी है, ठीक है. या इसी तरह से गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अब इतने टीनेजर्स होंगे, यूथ की ये रेशो है हमारे पास, तो इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें क्रिएट करनी है, या फिर जो है वो कितने पार्क्स बनेंगे, ये सब चीज़ें जो है वो डिसाइड कर ली जाती हैं. अच्छा, वर्ड डाटा को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. डाटा का वर्ड हमारे पास डाटम से आया है. डाटा में सिंगुलर, डाटा इज प्लूरल. डाटा में हमारे पास दो टाइप्स हैं. एक हमारे पास यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो क्वालिटेटिव होती है, एक हमारे पास क्वांटिटेटिव होती है. क्वालिटेटिव का क्या मतलब है? अगर मैं कोई इस तरह का डाटा कलेक्ट कर रही हूँ जिसमें मैं जेंडर देख रही हूँ लोगों के, या अगर मैं कार्स का फॉर एग्जाम्पल डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, मैं उसमें जो है वो उनका कलर्स देख रही हूँ, तो ज़ाहिर है ये हमारे पास नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, तो ये सब हमारे पास जो है वो क्वालिटेटिव डाटा में आएंगी. लेकिन अगर मैं कहीं पे जो है वो एज, प्राइस, हाइट या वेट इस तरह की चीज़ें देख रही हूँ, तो वो हमारे पास जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा में आएगा, ठीक है. अच्छा, ये जो क्वांटिटेटिव डाटा है हमारे पास, इसमें भी दो टाइप्स होती हैं. एक हमारे पास डिस्क्रीट होता है, एक हमारे पास कंटिन्यूस होता है. डिस्क्रीट डाटा हमारे पास जो है दैट इज़ काउंटेबल, ठीक है, ये काउंटेबल होता है. और कंटिन्यूस डाटा जो है हमारे पास दैट इज़ मेजरेबल. मीन्स क्या फ़र्क हुआ दोनों में? काउंटेबल है यानी जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं होल नंबर्स में होता है, और यहाँ पे हमारे पास जैसे हमारे पास हाइट है, हाइट जैसे 6 फीट 1 इंच है, या हमारे पास वेट है, या हमारे पास एज है, जैसे किसी की एज है 18 ईयर्स 6 मंथ्स, राइट. तो ये हमारे पास जो है वो डेसिमल फॉर्म में भी जा सकता है. ये हमारे पास जो है कंटिन्यूस डाटा कहलाता है. तो ये थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट्स और चीज़ें रिलेटेड थी इससे, जो मैंने आपको बताई. अच्छा, इसी तरह से कुछ हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की टर्म्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए. एक पॉपुलेशन है, एक सैंपल है. आमतौर पे पॉपुलेशन का कुछ और मतलब होता है, लेकिन स्टैटिस्टिकल टर्म की अगर उसमें बात करें, जैसे विंडो का कुछ और मतलब होता है, लेकिन कंप्यूटर में विंडो का कुछ और मतलब है, राइट. इसी तरह से यहाँ पे पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं, तो पॉपुलेशन का मतलब है इंटायर ग्रुप स्टडीड, यानी जो भी चीज़ हम पढ़ रहे होंगे पूरा का पूरा, दैट इज़ पॉपुलेशन. और सैम्पल का मतलब होगा हमारे पास अ पार्ट स्टडीड, यानी जो भी हमारे पास ग्रुप है उसमें से जो हम एक पार्ट लेंगे, दैट इज़ सैम्पल. जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ द होल स्कूल इज़ द पॉपुलेशन, वो हमारे पास पॉपुलेशन में आ जाएगा. और अगर हमारे उसमें से हम कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स या कुछ प्लेयर्स की बात करते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? सैम्पल.
अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को कहाँ अप्लाई किया जाता है? जैसे जो हमारे पास बहुत बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जिनका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, तो वहाँ पे उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि उनका जो बहुत ज़्यादा आउटपुट है, जैसे 10,000 यूनिट्स है, अगर 1 आवर में या हमारे पास वीकली जो है वो टन्स में प्रोडक्शन है, तो वो उसको पूरे को चेक नहीं कर सकते। तो बेसिकली क्या करते हैं कि वो सैंपल को चेक करते हैं और सैंपल से पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। और बेसिकली इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स है जिसमें हम जो है वो सैंपल और पॉपुलेशन के हवाले से पढ़ते हैं। इस तरह से एक ब्रांच जो होती है डिस्क्रिप्टिव होती है, जिसमें हम जो है वो डाटा को समराइज़ करना और उसके बारे में उसको डिस्क्राइब करना सीखते हैं। तो ये इसकी जो है वो प्रैक्टिकल जो है वो मैंने आपको एक एग्जांपल और यूजेज बताया है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि मम्मा पापा भी जब जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो वो थोड़ा-सा ऐसे राइस देखते हैं तो उससे उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाता है, या जो है वो कपड़ा देखते हैं तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि कैसा होगा, यानी पूरा थान कैसा होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ी-सी जो है वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बता दी हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि ये जो डाटा है, हाउ टू रिप्रेजेंट दैट। अच्छा, ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, ये मुख्तलिफ तरह से होती है। अब जैसे अगर आपके मार्क्स में इस तरह से लिख दूँ, ठीक है, आउट ऑफ 50 फॉर एग्जांपल मार्क्स हैं 8 सब्जेक्ट्स के, और वो इस तरह से जो है वो लिख दिए जाएँ अगर, सॉरी थोड़े कम मार्क्स लिखे हैं मैंने। तो अगर इस तरह से हमारे पास 8 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिख दिए जाएँ, तो ये हमारे पास कहलाएगा रॉ डाटा। ये रॉ है और ये यूज़फुल नहीं है, इसका कुछ भी समझ से बाहर है कि ये क्या है। लेकिन अगर इसी डाटा को सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर दिया जाए और यहाँ पे मार्क्स लिख दिए जाएँ और एक मार्कशीट तैयार कर ली जाए, तो ये हमारे पास जो टेबल की फॉर्म में टेब्यूलर डाटा है, ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यूज़फुल हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो यूज़फुल कैसे होगा? ये यूज़फुल ऐसे होगा कि आप देख लोगे सब्जेक्ट वाइज़ अपनी प्रोग्रेस एक तो। आपको पता चल जाएगा आपके वीक एरियाज़ कौन से हैं, आप कहाँ पे बेहतर हो, और फिर आप उसकी बुनियाद पे इंटरप्रेट कर सकते हो कि आपको कहाँ पे जो है वो ज़्यादा वर्किंग करनी है, राइट? तो नंबर 1 पे हमने डिस्कस किया कि हमारे पास टेबल्स होते हैं, टेबल्स से हमारे पास क्या हो जाता है, डाटा ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। इसी तरह से ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ्स के ज़रिए भी डाटा जो है वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, उसको देखना और पढ़ना। आपने देखा होगा जब मैचेज़ हो रहे होते हैं, तो इस तरह से एक पाई चार्ट बना हुआ आता है, जिसके अंदर इस तरह से यूँ करके लिखा हुआ होता है कि किस तरफ कितने शॉट्स खेले गए हैं, राइट? वो आपने बहुत दफ़ा देखा होगा। तो अगर लिख के वो बताएँगे कि इस तरफ इतने शॉट्स खेले गए, इस तरफ इतने, तो उसमें किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन इस तरह से जब ये बना हुआ आता है, तो सब बड़े उसको गौर से देखते हैं कि यहाँ पे अब इससे होता क्या है कि जो भी स्किपर हमारे पास होता है, जो कैप्टन होता है, जो फील्डिंग अरेंज कर रहा होता है, तो उसको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी हो जाती है। वो देखता है कि ये बैट्समैन जो है इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ है, ये कहाँ ज़्यादा शॉट्स खेलता है, उसके हिसाब से वो फील्डिंग अरेंज कर लेता है, राइट? इसी तरीके से आपने देखा होगा कि इस तरह से जो है वो एक ग्राफ बना हुआ आ रहा होता है, जिससे आपको पता चल रहा होता है कि ओवर वाइज़ हमारे पास जो है वो कितने रन्स बने हैं, राइट? अगर वो इस तरह से लिख के आपको बताएँ कि ये ओवर 1 था, ओवर 1 में ये रन्स थे, 6, फिर ओवर 2 था, उसमें हमारे पास 8 रन्स थे, तो ये कोई भी देखने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, कौन इतना लंबा पढ़ेगा। लेकिन जब ये लाइन ग्राफ की फॉर्म में आता है, तो आप फटाफट उससे एक जज कर लेते हो, एक अंदाज़ा लगा लेते हो, अच्छा कि फर्स्ट ओवर में जो है वो यहाँ थे, फिर सेकंड ओवर में यहाँ चले गए, फिर यहाँ चले गए, तो यानी हमारा स्कोर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, राइट? तो अभी मैंने आपको पाई चार्ट के बारे में बताया, फिर मैंने आपको लाइन ग्राफ के बताया। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ पिक्टोग्राम के बारे में। पिक्टोग्राम बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ ग्राफ, यू कैन कॉल इट पिक्टोग्राम और पिक्टोग्राफ। इट यूजेस पिक्चर्स, इसमें मुख्तलिफ पिक्चर्स बनी हुई होती हैं और हर पिक्चर जो है वो फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स को जो है वो शो करती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी क्लास में ये डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव ए बी एंड सी स्टूडेंट, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय देम, यहाँ पे हमारे पास जो है वो बुक्स हैं, तो हर पिक्टोग्राम के साथ एक की दी जाती है जिसमें बताया जाता है कि इसमें हमारे पास ये जो एक बुक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बुक, दिस बुक रिप्रेजेंट्स व्हाट। तो हमारे पास यहाँ पे अगर ये एक हमारे पास पिक्चर बनी हुई है, पिक्टोग्राम इज अ पिक बेसिकली, सो ये हमारे पास जो एक पिक बनी हुई है, अगर मैं लिखूँ कि इट इक्वल्स टू बुक्स, ये हमारे पास 2 बुक्स के बराबर है, राइट? तो हमारे पास हाउ विल वी राइट
वी विल रीड दिस पेक्टोग्राम. पेक्टोग्राम को हम कैसे पढ़ेंगे? अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बुक बनी हुई होगी तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ए ने हमारे पास कितनी बुक्स पढ़ी हैं, 2 बुक्स. और अगर हमारे पास बी में जो है वो इस तरह से 3 बुक्स मैं ड्रॉ कर दूं तो इट मीन्स कि ईच पिक्चर इज शोइंग हाउ मेनी बुक्स, 2 बुक्स. तो इट मीन्स दैट बी ने हमारे पास कितनी बुक्स पढ़ी हैं, 2 2 2 2 3 आर 6 बुक्स. ठीक है, तो ए की बुक्स हमारे पास कितनी हो गई, 2, और बी की कितनी हो गई, 6. और अगर मैं सी में जो है वो इस तरह से ड्रॉ करती हूँ और सी में मैंने जो है वो ये 5 बुक्स ड्रॉ की हैं एंड ईच पिक मीन्स 2 बुक्स. तो 5 इंटू 2 इज 10 बुक्स, राइट. तो हम कहेंगे कि सी की बुक्स जो हैं वो 10 है. तो दैट इज हाउ अ पिक्टोग्राम लुक्स लाइक. और यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Okay, my dear students, this is 13A on page number 341. This is book D1. कह रहे हैं the pictogram illustrates the number of registered buses in our country from May to September 2022. ये हमारे पास जो है वो different months given है, May, June, July, August, September, number of registered buses, and you can see कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, pics use किए हैं buses की, and we have to लुक एट द की से ज़ाहिर है हमें पता चलेगा कि एक पिक का क्या मतलब है. यहाँ पे लिखा हुआ है 50 बसेस. सो ईच पिक ऑफ दिस बस represents 50 buses. इट मीन्स कि हमारे पास ये जो पिक है इट मीन्स 50, इट ऑल्सो मीन्स 50, एंड दिस इज अ हाफ बस, दैट मीन्स 25, राइट. 50 इज 100, 125. इट मीन्स मे में हमारे पास कितनी बसेस रजिस्टर हुई हैं, 125. लाइकवाइज 1 2 3 4 5 picks we have, and each pick means 50 buses, right. 50 into 5 is 250 buses. तो जून और जुलाई में हमारे पास दोनों महीनों में जो है 250 बसेस रजिस्टर हुई हैं. देन अगस्त में वी हैव 1 2 3 3 बसेस मीन्स 3 इंटू 50 150, एंड हाफ मीन्स 25. So we have 175 buses. Then in September we have 2 buses, it means 100, right. Each picture means 50 buses, right. So we have 100 buses. ठीक है भाई, ये हमने इसको पढ़ना सीख लिया. अब यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं. क्या कह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, इन विच 2 months वर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड. कौन से 2 महीने हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बसेस रजिस्टर हुई हैं. सो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो बसेस बनी हुई हैं वो जून और जुलाई में है. तो हमारे पास कौन से 2 महीने हैं, जून एंड जुलाई. फिर वो कह रहे हैं एस्टिमेट द नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड इन ईच ऑफ दोज मंथ्स, और इनकी तादाद भी बता दें कि ये जो बसेस हैं ये कितनी हैं. तो आए हम इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं. वेरी सिंपल, आपने जो है वो ये मेंशन किया. exercise 13A we are doing. This is question number 1, and we have to tell them the number of buses. सबसे पहले हम लिख लेते हैं in which 2 months greatest number of buses were registered. So the months were June and July, right. And then they are asking us to write number of buses registered in each month. दोनों मंथ्स का सेम ही है तो हम जो है वो एक ही महीने का निकाल लेंगे और ये दोनों के लिए हो जाएगा. तो अब यहाँ पे किस तरह से निकालेंगे, हमारे पास व्हाट वर द नंबर ऑफ बसेस. द नंबर ऑफ बसेस 1 2 3 4 5, राइट. 5 buses and each bus means 50 buses. So we'll write 5 into 50. That would be 5 5s are 25, 0 as it is. So we have 250 buses. So question number 1, this is first part is done. Now let's move on to the second part. Estimate the total number of buses registered from May to September. They are asking us the total number of buses. So let's just count the picks. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. I have counted the whole buses. अब ये जो half bus और half bus है, half bus and half bus becomes full bus, so this is 18. ये हमारे पास total जो picks हैं वो 18 है, and each pick means 50 buses. So we can easily estimate the total number of buses. Let's just write total number of registered buses from May till September, right. From May till September is equal to, we have 18 picks and each pick means 50 buses.
So 18 into 50, 18 into 5 is 90 and 0 as it is. So we have 900 buses. This is second part. Let's move on to third part now. Okay guys, we have the third part. If the registration fee for each bus in 2022 was $220, estimate the total amount collected from registration of buses from May to September 2022. अगर एक बस से जो है वो गवर्नमेंट ने $220 चार्ज किए हैं तो बताएं कि टोटल अमाउंट जो है वो हमारे पास रजिस्ट्रेशन ऑफ बसेस से क्या मिला होगा. Okay guys, let's solve the third part. They are asking total amount collected from registration, right? So from one bus we are getting 220, right? एक बस से अगर हमारे पास $220 मिल रहे हैं तो बताएं कि सारी बसेस से कितने मिलेंगे. द फर्स्ट थिंग इज कि हमारे पास टोटल बसेस कितनी हैं, तो वो हमने सेकंड पार्ट में फाइंड आउट किए हैं कि वी हैव 900 बसेस, राइट. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे. मिस इनको मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, देखें जैसे अगर आप कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर बाइंग अ की चेन हमारे पास ₹10 की है और मैं आपसे कहूँ कि मुझे जो है वो 6 की चेन्स चाहिए, तो वॉट आर यू गोइंग टू डू, क्या आप उसको प्लस करोगे 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10? नो. आपको पता है ना कि हमारे पास ये दोनों जो है इंटर रिलेटेड फंक्शंस हैं, यानी अगर मैं इस तरह से जो है वो इसको ऐड करती हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वही आंसर मैं आसानी से मल्टीप्लिकेशन से ले सकती हूँ. हाउ मैनी टाइम्स आई एम एडिंग 6 टाइम्स, राइट. तो आई कैन सिंपली मल्टीप्लाई दिस एंड आई कैन गेट 60, राइट. सो याद रखें कि जब भी आपके पास एक की कीमत बताई जाएगी और ज़्यादा का पूछा जाएगा, आई एम टेलिंग यू द प्राइस ऑफ वन की चेन दैट इज ₹10 and I'm asking you to buy 6 keychains, so you will simply multiply 10 by 6, um, and you will get 60, right. So likewise we are going to multiply this. एक बस की रजिस्ट्रेशन फी जो है 220 है, तो 900 की कितनी होगी, तो we will simply multiply this. मल्टीप्लाई करते हुए जीरोज एज इट इज रहेंगे, ये 3 जीरोज एज इट इज रहेंगे एंड 22 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. ये शॉर्टकट्स आपको बहुत दफ़ा बताए गए हैं, ठीक है. आ जाए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 9 2 ज़ार 18, 1 कैरी, 9 2 ज़ार 18 एंड 1 19. सो वी हैव $198,000. That is your total amount collected from registration of buses from May to September. Now let's move on to the last part. Okay, this is the last part. Estimate the percentage decrease in the number of buses registered from July to August. जुलाई से अगस्त में अगर हम आते हैं, ये हमारे पास जुलाई है. जुलाई में भी हैव 1 2 3 4 5 बसेस एंड जब हम अगस्त में आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 एंड अ हाफ बस है. तो कह रहे हैं कि डिक्रीज आया है नंबर ऑफ बसेस में जो जुलाई में रजिस्टर हुई थी, और जब हम अगस्त में आए तो तादाद क्या हो गई, कम हो गई. एज यू कैन सी कि पहले 5 थी फिर 3.5 हो गई, है ना. तो वो कह रहे हैं कि एस्टिमेट करें परसेंटेज डिक्रीज. डिक्रीज तो हमें पता चल रहा है कि डिक्रीज हुआ है, अब वो कह रहे हैं इसकी परसेंटेज निकालें. तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. ओके गाइज, वी आर सॉल्विंग द लास्ट पार्ट. सबसे पहले हम यहाँ पे डिक्रीज को फाइंड आउट करते हैं कि डिक्रीज हमारे पास क्या है. एज यू कैन सी ओवर हियर कि हमारे पास जुलाई में वी हैव 5 बसेस, 5 into 50, दैट मीन्स 250 बसेस हमारे पास जुलाई में है. और अगस्त में हमारे पास वी हैव 1 2 3 बसेस, 3 बसेस इंटू यानी 3 पिक्चर्स ऑफ बसेस इंटू 50 इज 150, और हाफ बस का मतलब हमारे पास है हाफ ऑफ 50 यानी 25. सो 150 एंड 25 इज 175. तो सबसे पहले तो हम डिक्रीज निकाल लेते हैं कि यहाँ पे डिक्रीज क्या है. तो हमारे पास जो है अगस्त में हमारे पास जो है वो जो बसेस हैं उनको हम क्या कर लेंगे, जुलाई से माइनस कर देंगे. जुलाई में वी हैव 250 बसेस और हमारे पास अगस्त में वी हैव 175 बसेस, राइट. ये हमारे पास जो है वो अगस्त का फिगर जो है आ गया और ये हमारे पास जो है वो जुलाई का फिगर आ गया. अब इसको हम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट. 250 में से जो है वो इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको मेंटल मैथ से आप सिंपली कर सकते हैं. 250 में से आप पहले 170 माइनस कर दें, दैट इज़ 80, और फिर उसमें जो है वो 5 और माइनस कर दें तो 80 माइनस 5 इज 75, राइट. ये हमारे पास आ गया डिक्रीज. अब यहाँ पे हमें डिक्रीज तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए
परसेंटेज डिक्रीज, राइट। तो परसेंटेज जब भी हमें फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि परसेंटेज से 100% से जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ गया डिक्रीज, और नीचे याद रखिएगा हमेशा हमारे पास जो है वो प्रीवियस वैल्यू लिखी जाती है। तो हमारे पास पहले वैल्यू 250 थी, बाद में 175 हो गई, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 250। तो ये जो हमारे पास डिक्रीज परसेंटेज हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला है, और फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा डिक्रीज, नीचे हमारे पास आ जाएगी प्रीवियस वैल्यू, जो पहले वैल्यू थी। पहले वैल्यू क्या थी 250 और मल्टीप्लाइड बाय 100%। अगर आप चाहें तो ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट डाउन कर लें। इसी तरह से अगर जो है वो कहा जाता कि बताइए कि इंक्रीज क्या है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहते कि मई से अगर हम जून में गए हैं तो कितना इंक्रीज हुआ है, तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए हम क्या करते कि हमारे पास जो जून में बसेस हैं, जून की बसेस में से जो मई को माइनस कर देते हैं, राइट। फिर हमारे पास यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है इंक्रीज, नीचे हमारे पास तब भी प्रीवियस वैल्यू आएगी, प्रीवियस वैल्यू तब हमारे पास किसकी होती, मई की। तो जो भी हमारे पास प्रीवियस वैल्यू होगी पहले वाली, वो हम लिख देंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे, राइट। चलें इसको हम अब फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जब भी हमारे पास यूनिट्स प्लेस में जो है वो 5 और 0 हो, तो 5 के टेबल से भी कैंसिलेशन हो सकती है। देखें कैंसिलेशन जो है जब आप कर रहे हो, दिस इज़ अ फ्रैक्शन, यू नो दैट। हमारे पास जो है वो जो टॉप नंबर है दैट इज़ न्यूमरेटर, जो नीचे नंबर है बॉटम नंबर है दैट इज़ डिनोमिनेटर, राइट। तो हमारे पास कैंसिलेशन जब करेंगे तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से इन दोनों की कभी आपस में कैंसिलेशन नहीं होगी। इसी तरह से डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से कभी कैंसिलेशन नहीं होती, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की आपस में कैंसिलेशन होती है। तो ये ऊपर नीचे भी कैंसिल कर सकते हो, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर, और यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हो, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर, राइट। अगर आपको जो है 25 का टेबल आता है तो ये आपके लिए बहुत आसान है। 25 1s are 25, 0 as it is, और 25 25 25 25 that is 25 4s are 100, right. Then we have 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 5 1s are 5, मेंटल मैथ से करेंगे तो 5 1s are 5, 2 यहाँ पे रह गया, 2 5s are 25। आराम आराम से आपने करना है, सोच समझ के, आपको ये आना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुँच जाते हैं लेकिन वो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई या कैंसिलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसकी प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पे हमारे पास वी हैव 50 एंड वी हैव 2, 15 इंटू 2, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो वी हैव 30 एंड वी वर सपोज टू फाइंड परसेंटेज, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30% डिक्रीज। Okay guys, this is question number 2। ये भी हमारे पास पिक्टोग्राम है। The table shows the number of students who play volleyball, basketball and tennis respectively। यहाँ पे स्पोर्ट मेंशन हुआ है हमारे पास, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वॉलीबॉल के स्टूडेंट्स 40 हैं, बास्केटबॉल के 60 हैं, टेनिस के 50 हैं, राइट। और यहाँ पे कह रहे हैं कंप्लीट द पिक्टोग्राम। इसकी की हम देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जो एक बॉल है रेप्रेजेंट्स 10 स्टूडेंट्स, एक बॉल हमारे पास जो है 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे वॉलीबॉल में हमारे पास ऑलरेडी जो है एक बॉल जो है वो ड्रॉ हुई हुई है, राइट। एंड यू कैन सी कि हमारे पास वॉलीबॉल में यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, 40। तो अगर एक बॉल का मतलब है 10 स्टूडेंट्स, तो फिर मैं यहाँ पे कितनी बॉल्स ड्रॉ करूँ। अगर आपको मुश्किल हो रही है इसको फिगर आउट करने में, तो इसका सिंपल तरीका ये है कि ये 40 है और ये 10 है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली जो है 40 डिवाइडेड बाय 10 करोगे, यू विल गेट 4। तो इसका मतलब है यू आर गोइंग टू ड्रॉ 4 बॉल्स। चलिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक बॉल ऑलरेडी गिवन है, सो वी विल ड्रॉ 3 more balls. Likewise, we have 60 over here. It means how many balls are we going to draw? 6 balls. 1 2 3 4 5 6. Tennis, we have 50 balls, so we have 50 students, so we are going to draw 5 balls, right? So इस तरह से हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। कंप्लीट द पिक्टोग्राम, देन वी हैव these 2 questions. Now we have second part, find the ratio of number of students who play volleyball to the number of students who play tennis. Okay guys, यहाँ पे मैंने लिख दिया है रेशो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग वॉलीबॉल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग टेनिस। और रेशो हमारे पास जो है वो इस तरह से शो किया जाता है। रेशो इज बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, सेम क्वांटिटीज, एक जैसी क्वांटिटीज होनी चाहिए। जैसे अगर हम मास की बात कर रहे हैं तो केजी यूनिट भी सेम होना चाहिए, और अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ में मीटर। तो इस तरह से जो है लेंथ को हम कभी भी मास के साथ उसके यानी केजी के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, ये हमेशा सेम क्वांटिटीज में होता है। तो यहाँ पे दोनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं प्लेइंग वॉलीबॉल, प्लेइंग टेनिस। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं।
हमारे पास जो है वॉलीबॉल के तादाद जो है स्टूडेंट्स की 40 है और टेनिस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो 50 है, राइट। ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज गिवन है 40 एंड 50 और यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, जीरोस कैंसिल हो गए, सो 4:5। बेसिकली जो रेशो होता है, रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से भी जो है वो लिखा जा सकता है। दिस इज डन। Now let's solve the last part. Express the number of students who play tennis as a percentage of that who play basketball. यहाँ पे हमें जो है वो फिर से क्या करनी है, परसेंटेज लेनी है और वो कह रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस। टेनिस के स्टूडेंट्स को लेना है और किसके साथ लेना है, बास्केटबॉल वालों के साथ। टेनिस की तरफ हमारे पास 50 है और बास्केटबॉल हमारे पास 60 है। Let's solve this guys. This is third part and we have to find the percentage, right? Percentage of number of students playing tennis, number of students playing basketball, right? And they are asking us to find percentage and we know कि जब भी परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, तो हमेशा हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास जो है वो टेनिस वालों की तादाद जो है 50 है, सो विल राइट 50 ओवर हियर, एंड बास्केटबॉल की तादाद हमारे पास 60 है एंड वी हैव 100%, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरोस कैंसिल, वेरी नाइस, ये हमारे पास जीरोस कैंसिल हो गए। देन वी हैव 2 3 आर 6, 2 5 आर 10, 0। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, ये हमारे पास न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, न्यूमरेटर इज द टॉप नंबर तो ऊपर लिखा जाएगा। 5 5 आर 25, 0 एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर में वी हैव 3 तो ये 3 आ जाएगा। मीन्स क्या ये 5 और 5 कैंसिल कर लिया, नहीं, दोनों न्यूमरेटर हैं, दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड, ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। ये आ गई परसेंट। अभी हमारे पास फाइनल आंसर है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आवर डिनोमिनेटर इज लेस देन द न्यूमरेटर, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। Now let's write this in the form of mixed fraction. इसको कैसे लिखा जाता है डायरेक्टली, कि ये हमारा जो है वो डिवाइजर है। डिवाइजर हमेशा हमारे पास यहीं रहता है, यानी 3 यहीं रहेगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 9 आर 27 हमारे पास बड़ा हो जाएगा, हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे, तो 3 8 आर 24, 3 8 आर 24, 25 के नीचे 24 लिखा, बचा 1, 3 3 आर 9, 10 के नीचे 9 लिखा, बचा 1। ये हमारे पास शॉर्टकट है जिससे हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, ऐसे क्लास में बहुत दफ़ा शॉर्टकट डिस्कस होता है। Okay guys, let's discuss this. We have 250 divided by 3, right? We multiply or we divide like this. यानी जब इसका टेबल हमने पढ़ा था तो कैसे पढ़ा था, मल्टीप्लाई किया था, 3 8 आर 24 एंड वी हैव 3 3 आर 9, राइट। इस तरह से किया था। तो इसको आप मेंटल मैथ से किस तरह से कर सकते हैं, देखें, ये हमारे पास जो है वो डिवाइजर है, ये जो डिनोमिनेटर है दैट इज योर डिवाइजर। तो ये डिवाइजर है हमारे पास। डिवाइजर को जब भी हम मिक्स नंबर में आंसर लिखते हैं तो मिक्स नंबर में हमेशा डिवाइजर नीचे लिखा जाता है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास, दिस इज द कोशेंट, क्वेश्चन मीन दिस इज द कोशेंट। कोशेंट का मतलब होता है कोशेंट, कोशेंट का मतलब होता है जो भी आंसर हमारे पास आता है, दैट इज कॉल्ड कोशेंट। कोशेंट को जो है वो हमेशा कैसे लिखा जाता है, मिक्स नंबर में डिवाइजर अपनी जगह पे नीचे रहेगा, कोशेंट जो है वो यहाँ लिखा जाएगा, और ये जो एंड में 1 बचा है दैट इज योर रिमाइंडर, राइट। तो रिमाइंडर जो एंड में बच गया उसको ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे डिवाइजर हमारे पास क्या था, 3, तो 3 एज इट इज आ गया। रिमाइंडर में वी हैव 1, तो 1 को यहाँ रिमाइंडर में लिख दिया जाएगा, और कोशेंट वी हैव 83, तो 83 को यहाँ लिख दिया जाएगा। ये नंबर आप डायरेक्ट भी गैस कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वैसे पढ़ के, ठीक है भाई। तो दैट इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। पिक्टोग्राम के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसके बाद हम जो है वो बार ग्राफ को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। गुड लक, प्रैक्टिस कीजिएगा।